नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके फेवरेट शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। हर खबर पर हम आपको पोल देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं, नतीजे आप लाइव देखते हैं अपने परिवार के साथ बैठ के। जनमत में हर रोज सुदर्शन न्यूज पर हर विषय पर चर्चा करेंगे और उस पर आपकी राय भी बताएंगे। लेकिन आज कौन से विषय हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं? फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, पहले फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो विषय बता देते हैं। देखिए, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो विषय जान लीजिए। ये लीजिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर वो विषय है। रेड कारपेट का स्वागत किसका किया गया है? जाकिर नायक का स्वागत किया गया है। रेड कारपेट से कहां पर? पाकिस्तान में यह स्वागत किया गया है और जिस आदमी को जूते मारने चाहिए उसका ऐसा स्वागत किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज पर तो यह खबर हम प्रमुखता से दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे आखिर इस भगोड़े का स्वागत भी क्यों किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। आतंकी के लिए मातम। आतंकी कौन? आतंकी नसरल्ला, हिजबुल्लाह का चीफ जो मारा गया है अरब में, सीरिया में बंदूकों से आतिशबाजी की जा रही थी इसकी मौत के बाद कि यह आतंकी मारा गया, लेकिन भारत में मुसलमान मातम मना रहे थे नसरल्ला के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे और अगला मुद्दा भी आपको बताएंगे। गैंगस्टर मोहित खान, अब ये ऑफिशियल हो चुका है, गैंगस्टर कह सकते हैं क्योंकि एक बात सामने आई है। क्या बात सामने आई है अभी नहीं बताऊंगा, जनमत में रहेंगे तो आपको बताऊंगा। फिर आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, कहां हुई है वो आप सब जानते हैं, लेकिन कितना प्रतिशत है और क्या असर रहा, एनालिसिस भी उसका बताना आपको जरूरी है। सुदर्शन न्यूज पर जनमत में वो भी आपको बताएंगे। और फिर अगली खबर जो है उसको भी आप जान लीजिए। ये खबर भी महत्वपूर्ण है कि भाई सुदर्शन न्यूज का असर हो चुका है। असर कैसे हुआ है? असर ऐसे हुआ है कि भाई एक धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा था, वहां पर सुदर्शन न्यूज पहुंचा, प्रमुखता से आवाज उठाई, बुलंदी से आवाज उठाई और फिर एक्शन प्रशासन को लेना पड़ा, गिरफ्तारियां भी हुई। क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे, बने रहिए सुदर्शन पर। बड़ी खबरें आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। कौन सी खबरें लेकर आए हैं वो आपको बता दें। पहला मुद्दा तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे जनमत में। मुद्दा है कट्टरपंथी जिहादी भगोड़ा और भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नायक इस वक्त कहां बैठा है जानते हैं? वो पाकिस्तान में है। आतंक परस्त पाकिस्तान ने उसे अपनी पलकों पर बिठा रखा है और ऐसा हो भी क्यों ना, पाकिस्तान ने न्योता देकर जहर फैलाने के लिए बुलाया है। इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट बिछाकर जोरदार स्वागत किया गया है और वह 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेगा जहां वो जहर उगलेगा। बता दें कि नायक नफरती भाषण देने और समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में भारत में मोस्ट वांटेड है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर जाकिर नायक का स्वागत करने के लिए कौन आता है? मंत्री राणा मसूद वहां पहुंचता है और वो उसका स्वागत करता है। नाइक ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ भी मुलाकात की। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नायक ने पाकिस्तान पहुंचते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तो वहां भी वो चुप नहीं है। पाकिस्तान में जाकिर नायक यरूशलेम का मुद्दा उठा रहा है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताते हुए जिहाद के लिए उकसा रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ जिहाद की धमकी देते हुए कहा कि यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को हटा नहीं दिया जाता। हम ये खबर इजराइल तक पहुंचाएंगे, इजराइल को बताएंगे कि भाई आपके दुश्मन की लिस्ट में बस एक नाम और आपको जोड़ना है और उसको टॉप पर लाना है। वो नाम है जाकिर नायक, जो इजराइल का भी दुश्मन नंबर 1 है। जाकिर नायक ने पाकिस्तान के टीवी पर भी नफरत फैलाने वाली बातें कहीं। जाकिर नायक ने कहा कि आज जो मुसलमान गाजा में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वे फर्ज के साथ हैं। उसने गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद में शामिल होने के लिए उनको उकसाया। इतना ही नहीं, इस जिहादी ने पाकिस्तानी देवबंदी तकी उस्मानी के फतवे का समर्थन तक कर डाला, जिसमें इजरायली बमबारी बंद करने का आह्वान तो किया गया है, लेकिन इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने को कहा गया है। नाइक ने कहा कि जिहाद तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को इजराइल से हटा नहीं दिया जाता। तो ये कट्टरपंथी, ये जिहादी इजरायलियों को इजराइल से भगाना चाहता है, इसलिए हर एक इजरायली को यह संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं, इजराइल सरकार तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं।
बता दें कि भारत से फरार चल रहे जाकिर नायक का ये 3 दशक में पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार वे 1992 में पाकिस्तान गया था। जाकिर नायक का वर्तमान यात्रा जो उसकी है वो पाकिस्तान सरकार के बुलावे पर हो रही है। जाकिर नायक 2016 में भारत से भागकर मलेशिया पहुंचा था। एनआईए ने जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई जुलाई 2016 के ढाका आतंकी हमले के बाद शुरू की गई थी। इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों में से एक ने स्वीकार किया था कि वे यूट्यूब पर जाकिर नायक के उपदेश सुनता था, उसकी वीडियोस देखता था और उसके भाषणों और विचारों से वो प्रभावित हो गया। सोचिए, इस आतंकी के भाषण से दूसरा आतंकी प्रभावित हो गया था। नायक एक चैनल चलाता है जो अपने विवादित कंटेंट के कारण पूरे भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रतिबंधित है, यानी कि भाई इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने भी जाकिर नायक की एंट्री पर रोक लगा दी है। भाई जूते मार के निकालेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन पाकिस्तान उसके लिए एक जन्नत से कम नहीं है। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, लेकिन मलेशिया ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और मुझे तो लगता है कि ये मलेशिया ने भी जानबूझकर ऐसा किया होगा और जाकिर नायक ने पाकिस्तान से भीख मांगी होगी कि भाई अगर मेरा प्रत्यर्पण हो गया तो मुझे भारत में ले जाया जाएगा और मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए पाकिस्तानियों मुझे बुला लो, मुझे बचा लो, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया होगा। चलिए, ये तो हमने आपको खबर बताई। अब आपको बताते हैं कि भगोड़े जाकिर नायक का काला चिट्ठा क्या है, कौन है ये बदमाश, कौन है ये आतंकी। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो जानकारी भी हम लीजिए। आ गई भगोड़ा नायक जो है उसका काला चिट्ठा क्या है। 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत इस पर केस दर्ज किया गया था। जून 2017 में कोर्ट ने नायक को अपराधी घोषित कर दिया था। ये व्यक्ति ऐसे काम करता है कि भाई इससे आतंकी प्रभावित होते हैं। जानबूझकर हिंदुओं और गैर मजहबी मुसलमानों की धार्मिक भावना को यह ठेस पहुंचाता है और ईडी ने पाया कि नफरत फैलाने के लिए यह भाषण देता था। जानबूझकर ऐसा करता था, नफरत फैलाने के लिए भाषण देता था। ज्यादातर भाषण इसके 2007 से लेकर 2011 के बीच दिए गए हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोर्ट से इसको फटकार लग चुकी है। 2016 में जो हुआ था श्रीलंका में, उसके लिए इसको प्रेरणा स्रोत माना गया एक आतंकी की तरफ से। जाकिर नायक का मुद्दा हमने आपको बताया। अब आपको यह भी बताते हैं कि आतंकियों के महबूब यानी आशिक पाकिस्तान ने अब तक कितने आतंकियों को वहां पर पनाह दे रखी है। आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए भगोड़े जाकिर नायक का काला चिट्ठा। हमने आपको बताया कि भाई कैसे ये जाकिर नायक है जिसका काला चिट्ठा बताया कि उसने क्या कुछ नहीं किया। अब आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान क्यों है, कौन है? एक देखिए, मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का ये प्रमुख है, ये वहां पर रहता है। और कौन है ये मसूद अजहर? यूएन ने इस संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर चुका है इस संगठन को। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है मसूद अजहर। ऐसे ऐसे लोगों को पाल के बैठा है, सांप को पाल के बैठा है पाकिस्तान। 1999 में कांधार हाईजैक के समय भारत को इसको रिहा करना पड़ा। वो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उस समय मजबूरियां थी। भारतीय संसद पर हमले में भी शामिल रहा है ये मसूद अजहर। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। अब हाफिज सईद की बात करते हैं। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। लश्कर तैयबा का संस्थापक रहा है। 26/11 मुंबई के 26/11 हमले की साजिश में इसका हाथ था। ये दो मैंने आपको लिस्ट बताई, एक और नाम भी आपको बताएंगे जो है दाऊद इब्राहिम, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या किया इसने? 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का ये मास्टरमाइंड था। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का ये गुनहगार है। खतरनाक आतंकी है ये। इसको आप डॉन मत समझिए, गुंडा मत समझिए। यूएनएससी के अनुसार इसके पास कई पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। पासपोर्ट्स लेके इधर से उधर घूमता है, कहीं पहचान बना रखी है। छोटा शकील चौथा नंबर इसका है। दाऊद इब्राहिम के विश्वस्त सहयोगी है ये। मुंबई ब्लास्ट में शामिल था। कई हत्याएं, अपहरण, फिरौती और ब्लैकमेल में ये शामिल है। ये इसकी मतलब देखिए, अगर इसकी प्रोफाइल देखी जाएगी, अपना बायोडाटा बताएगा तो ये काम इसने किए हैं। तो देखिए,
आतंक का पनाहगार है पाकिस्तान और उस पर वहां पर इस वक्त ये भगोड़ा जाकिर नायक है और ये सारे लोग मसूद अजहर से लेकर तमाम आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं। अब आपसे पोल के माध्यम से इस खबर पर हमने जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। पाकिस्तान में आतंकियों का पनाहगार, पाकिस्तान को आप आतंकियों का पनाहगार मानते हैं कि नहीं? 93% लोगों ने कहा हाँ, 93% लोगों ने कहा हाँ, 7%, महज 7% लोगों ने कहा ना, ऐसा नहीं है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लाखों मुस्लिम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नसरल्लाह के मारे जाने का शोक मना रहे हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह तस्वीर फिलिस्तीन या लेबनान की नहीं या फिर ईरान की भी नहीं है, ये तस्वीर हिंदुस्तान की है। जी हां, ये तस्वीर हिंदुस्तान, भारत, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, अलीगढ़ और तमाम उन जगहों से सामने आई है जिसमें आतंकी के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता भी आतंक को समर्थन करने वाली ही है और ये जब बोला जाता है कि आतंक का क्या धर्म है, क्या है, वो कोई नहीं बोलते। आतंक कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बात तो सही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं, आतंक का सिर्फ मजहब है। धर्म तो सिर्फ एक है और वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। और इस भीड़ में आपको एक भी हिंदू नजर नहीं आएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे काटे जा रहे थे तब ये लोग इस तरह सड़क पर आए थे, लेकिन अब जब एक आतंकी मारा गया है तो इनका दर्द बाहर आने लगा है। ये भी तस्वीरें हैं और सीरिया में भी, सीरिया में जश्न मनाया गया है। आप सोचिए, ये लोग मातम मना रहे हैं और सीरिया में, अरब देशों में अभी जो सेलिब्रेशंस किए गए हैं, बंदूकों से गोलियां चलाई हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ मिठाइयां बांटी गई हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो आप देखिए जहां पर मातम मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है कि नसरल्लाह मारा गया। लेकिन आप सोचिए, इतने इस्लामिक मुल्क हैं लेकिन कई इस्लामिक मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है कि भाई देखो ये मारा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी और तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन और तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मेरे इस तरफ कश्मीर आप देखेंगे, कश्मीर की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, दोनों तरफ कश्मीर की तस्वीरों में ये मातम मनाया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे अलीगढ़ और लखनऊ में, इन दो जगहों पर भी ये मातम की जो तस्वीर मनाई जा रही है, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इससे आप सोचिए ये किसी और मुल्क में ऐसी तस्वीरें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और लेबनान तक में कुछ ही तस्वीरें ऐसी हैं जो बाहर आई हैं, सामने आई हैं, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा मातम मनाया जा रहा है, यही तो सर दुखाने वाली बात है, यही डराने वाली बात है और ये खोजबीन की भी बात है कि आखिर ऐसा भारत में क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी क्या कोई कुछ बड़ा कारण है। और कारण क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि भाई नसरुल्लाह की मौत पर भारतीय मुसलमानों में शोक आखिर क्यों है, ये आपको बता दें। अरब लीग के, आप सोचिए, अरब लीग के 22 मुस्लिम देश जुलाई 2024 तक आतंकी हिजबुल्लाह के संगठन, आतंकी मानते थे हिजबुल्लाह को। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। ऐसे में एक आतंकी संगठन के प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने पर भारतीय मुसलमानों के वर्ग का महिमा मंडन करते मातम करना क्या साबित करता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सोचिए कि क्या प्रदर्शन करता है। और प्रदर्शन नहीं, देखिए, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है, पर उससे अधिक खास बात यह है कि उसकी मौत पर भारतीय मुसलमान गमजदा है, खास तौर पर शिया मुसलमान। नसरल्लाह की मौत पर दुनिया के किसी भी शांति प्रिय मुस्लिम देश में मातम और प्रदर्शन नहीं है, पर भारत में मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो सड़क पर उतरकर रोष प्रकट कर रहा है। मिडिल ईस्ट, टर्की, मिस्र, इंडोनेशिया आदि कहीं से भी ऐसी तस्वीरें या वीडियो नहीं आ रही हैं जैसी भारत से आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, अरब लीग के 22 मुस्लिम देश जुलाई 2024 तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन ही मान रहे थे, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनसे भी सहमत नहीं हैं।
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरान के समर्थन वाले समूह हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर पूरा मध्य पूर्व बट गया है और कई सुन्नी बहुल देशों ने चुप्पी साध ली है। 32 सालों तक शिया सशस्त्र समूह चलाने वाले नसरल्लाह ने इजराइल पर पश्चिमी देशों के अलावा कई क्षेत्रीय दुश्मन भी बना लिए थे। सवाल यह उठता है कि एक आतंकी संगठन का मुखिया, जिसके हाथ हजारों निर्दोष नागरिकों के खून से रंगे हैं, उसको नैतिक समर्थन देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देश के लिए यह कितना खतरनाक है, इसके बारे में क्या कभी सोचा है आपने? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1000 किलोमीटर दूर मुस्लिम जगत में जो हो रहा है, उससे भारत का रिश्ता क्या है, भारतीय मुसलमान का क्या रिश्ता हो सकता है, ये सोचिए। आपको बात करते हैं, शुरुआत करते हैं गांधी की एक गलती से, जिसका बहुत बड़ा परिणाम देश ने भुगता है। दरअसल इसकी शुरुआत खिलाफत मूवमेंट से हुई थी, उसको समर्थन देकर हुई थी, जिसका परिणाम बहुत दुखद रहा है। जब जब कहीं दूर मुस्लिम जगत में अनहोनी होती है तो भारतीय मुसलमान सड़कों पर होता है। नसरल्लाह की मौत कोई नया मामला नहीं है। शार्ली हेब्दो वाले केस में भी भारतीय मुसलमानों ने जमकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, पर शुरुआत होती है 1920 में ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन की गांधी के समर्थन से। अंग्रेजों ने मध्य एशिया में खिलाफत के पद को खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। इसका विरोध मध्य एशिया में हो रहा था। भारत में मुस्लिम लीग भी इसका विरोध कर रही थी। गांधी को आपदा में अवसर दिखा। उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया कि कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करेगी और मुस्लिम लीग असहयोग आंदोलन का। सोचिए, ये सोच थी। तब तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में एक आधुनिक विचारों वाले एक उदारवादी नेता के रूप में दिख रहे थे। जाहिर है कि गांधी के इस प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया। उनका मत था कि कांग्रेस को एक धार्मिक पार्टी को समर्थन देने की क्या जरूरत है। जिन्ना ने प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बाद में उसका नतीजा देश के बंटवारे से पूरा हुआ और गांधी ने दूर देश की धरती पर मुस्लिम जगत में कुछ भी अनहोनी होने पर विरोध करने की परंपरा की शुरुआत कर दी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय मुसलमान अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह कोई संत नहीं था, ना ही किसी राष्ट्र का प्रमुख। वो देखिए, हसन नसरुल्लाह ने कभी भारत की यात्रा नहीं की। आप सोचिए, कभी भारत की यात्रा इसने नहीं की, कोई संत नहीं था ये। भारतीयों के बारे में कभी अपनी हमदर्दी नहीं दिखाई। 2 लफ्ज नहीं निकले इसकी जबान से कि भाई भारतीय हैं, ये हमारे भाई हैं कि नहीं। पर भारत में मुसलमान, विशेषकर शिया मुसलमान, जिस तरह मातम मना रहा है वो हैरान करने वाला है। हमारे देश के मुसलमानों को क्या ये पता नहीं है कि जिसके लिए वो मातम मना रहे हैं वे शख्स कोई महात्मा नहीं है। उसके संगठन हिजबुल्लाह ने कई आतंकी हमले किए हैं, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, जिसमें सैकड़ों जानें गई हैं। निर्दोषों की जान लेने वाले हर शख्स आतंकी ही कहलाते हैं, वो आतंकी ही होता है। इस बात को मुस्लिम परिवारों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हैरान करने वाला एक वीडियो एक कश्मीरी मुस्लिम बच्ची का वायरल हो रहा है, जो हमारे देश के मुस्लिम परिवारों के लिए खतरे के सिग्नल की तरह है। बच्ची इस वीडियो में कह रही है कि नसरुल्लाह मरा नहीं है, हर घर से एक नसरुल्लाह निकलेगा। आमतौर पर देखिए, आमतौर पर भारत में यह माना जाता है कि शिया लोगों में लिटरेसी आम सुन्नियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की सोच रखेंगे तो बाकी का तो कौन ही मालिक है। नसरल्लाह का महिमा मंडन करने वाले मुस्लिम परिवार भी किसी आतंकी से कम नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को नसरल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। देखी जो हमने आपको दिखाई, अब एक और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो सीरिया की हैं, अरब देशों की हैं, जहां पर नसरल्लाह जब मारा गया तो आप तस्वीरें देखेंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले आप मातम की तस्वीरें देख रहे थे, अब आप जो तस्वीरें देखेंगे, मैं कहूंगा ऑडियो भी इसका बढ़ा दिया जाए अगर ऑडियो है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर मुस्लिम महिलाएं भी सेलिब्रेशन कर रही हैं। इंडिविजुअल वीडियोस भी मैंने दी थी, तो ये सेलिब्रेशन की वीडियोस देखिए, बीच में सड़क पर उतरकर पार्टी करते हुए, जश्न मनाते हुए, ये तस्वीरें भी आपने देखी थी।
और वहां पर मिठाई बांटते हुए भी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ सोचिए, ये भारत देश में मुसलमान जो रोना रो रहे हैं कि भाई ये मारा गया, वो मारा गया, और ये तस्वीर आप देखिए जहां अरब देशों में, खासकर सीरिया में जश्न मनाया गया है, बंदूकों से खुलेआम गोलियां चलाई गई हैं। और भी तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर ये मेन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए। और सुन्नी लोग जो वहां के मौजूद थे, उन्होंने जश्न मनाया कि एक शिया नेता नसरल्ला जो है, हिजबुल्लाह आतंकी, वो मारा गया। तो आखिर क्या वाकई सब कोई एकजुट है? क्या हर कोई इसमें दुखी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जब अरब देशों में जश्न मनाया जा रहा है तो भारत में मातम क्यों? इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? नसरल्ला के समर्थित मुस्लिम की आतंकी सोच है, ये हमारा जो है प्रश्न आपसे था। तो 96% लोगों ने बोला हां, 4% लोगों ने बोला ना। बहुमत ये मानता है कि भाई इसका समर्थन करने वाले आतंकी सोच रखते हैं और ये बेहद खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड की, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। आप सोचिए, अहमदीनेजाद ने कहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी सीक्रेट सर्विसेज में ही घुसपैठ की है। मोसाद ने उस ईरानी एजेंसी के चीफ को ही अपनी तरफ मोड़ लिया था, जिसका काम इजराइल पर निगरानी का था। उन्होंने कहा, हमने इजराइल का मुकाबला करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, लेकिन उसका हेड ही मोसाद का एजेंट निकल गया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि मोसाद ने ईरान के कई खुफिया अधिकारियों, खासकर सीनियर अधिकारियों को अपनी तरफ कर लिया था। करीब 20 ईरानी अधिकारी डबल एजेंट्स की भूमिका में थे। सोचिए, ईरानी एजेंट्स मोसाद के लिए काम कर रहे थे, यानी ईरानी एजेंट्स इजराइल के लिए काम कर रहे थे, जो एक तरफ ईरान के लिए काम कर रहे थे और दूसरी तरफ इजराइल को सीक्रेट इंफॉर्मेशन यानी सीक्रेट जानकारी भी दे रहे थे। मोसाद के इस ऑपरेशन का टारगेट ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना था। उन्होंने बताया कि 2021 में काउंटर यूनिट के प्रमुख की पहचान एक इजरायली जासूस के रूप में हुई थी, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इजराइल पर ईरान की जासूसी का आरोप लगा। 2018 में इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलासा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई दस्तावेज इजरायली एजेंटों द्वारा चुरा लिए गए थे। नेतन्याहू ने एक हाई प्रोफाइल भाषण में दस्तावेजों को दिखाया भी और दावा किया कि इससे साबित होता है कि ईरान सीक्रेट तरीके से परमाणु हथियारों का कार्यक्रम चला रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बाद में पुष्टि की थी कि ये दस्तावेज तेहरान में एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान कब्जे में लिए गए थे। उस ऑपरेशन के दौरान मोसाद एजेंटों ने तेहरान में एक गोदाम में घुसकर कई लॉकर्स को तोड़ दिया और 1 लाख से अधिक गोपनीय दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इस ऑपरेशन में 2 दर्जन से अधिक एजेंट्स शामिल हुए थे और ये 6 घंटे तक चला था। इन दस्तावेजों में ईरान के परमाणु हथियारों के विकास से जुड़ी व्यापक जानकारी थी। सोचिए, व्यापक जानकारी परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई, जिसने दुनिया भर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी थी। चोरी किए गए इन दस्तावेजों ने अमेरिका की ईरान पर नीति को काफी हद तक प्रभावित किया था। 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका ने 2018 में उस वक्त हाथ खींच लिया था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी थी। इन दस्तावेजों के खुलासे से यह दावा मजबूत हुआ कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था, जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु आकांक्षाओं को कम करना और उसके बदले प्रतिबंधों को हटाना था। और अब इजराइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्य नेता नसरल्लाह की हत्या के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा फिर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के भीतर एक महत्वपूर्ण काउंटर यानी इजराइल यूनिट में मोसाद का एजेंट शामिल है। ये देखिए, काउंटर इजराइल यूनिट में मोसाद का, यानी इजरायलियों को मारने के लिए जो यूनिट बनाई जा रही है उसमें इजरायली ही शामिल है, मोसाद ही शामिल है, उसका एजेंट शामिल है, जिससे लगातार इजराइल को जानकारी मिल रही है।
उन्होंने कहा कि 2018 में ईरानी परमाणु दस्तावेजों की चोरी और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग के लिए जिम्मेदार यही एजेंट थे। ईरान की मोसाड विरोधी इकाई का प्रमुख 2021 में एक इजरायली जासूस के रूप में सामने आया। जो भी विरोध में है वो जासूस निकल जाता है। इजराइल ने ईरान के भीतर जटिल ऑपरेशन किए और अब इजराइल को ईरान से जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो चुका है। अब तो पता भी नहीं होगा उनको कि कौन सा एजेंट है कौन सा नहीं। ईरान ने अभी भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। बता दें कि महमूद अहमदीनेजाद ने साल 2005 से 2013 तक 2 बार ईरान के वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने इस साल भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पर्चा ही खारिज हो गया था और वो शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गए थे। और उनके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि भाई ईरान की खुफिया एजेंसी को मोसाड ही चला रहा है। ईरान की खुफिया एजेंसी, ध्यान से सुनिए, ईरान की खुफिया एजेंसी को मोसाड चला रहा है, यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी ही उसको ऑपरेट कर रही है। तो देखिए 20 ईरानी अधिकारी डबल एजेंट्स हैं। ग्राफिक्स भी आपको लगातार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि आप खबर के एक भी पहलू को मिस ना करें। बिल्कुल एक किताब के मानिंद इस पूरी खबर को पढ़ें, समझें और समझें कि कैसे इजराइल ने बैंड बजा रखी है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो या फिर ईरान हो। चलिए खबर दिखाई, अब पोल पर भी चलेंगे, क्योंकि जनमत में हर प्रश्न पर एक पोल होता है और उस पोल में आप क्या कहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान पर पूरी तरह अब इजराइल का कब्जा है, क्योंकि भाई हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 82% लोगों ने कहा हां और 18% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हां ईरान पर अब पूरी तरह इजराइल का कब्जा है, लेकिन 18% नहीं मानते। अब बात करेंगे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के इस संघर्ष की। दरअसल ये संघर्ष तब से जारी है जब इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया था। आप सोचिए, ये हमला अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा सीमा पार करके इजराइल पर किए गए हमले के बाद इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 1200 से अधिक इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसी हमले के बाद इजरायली पलटवार में अकेले गाजा पट्टी में ही 41,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है कि लेबनान में इजरायली हमलों से गाजा का संघर्ष एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। इस प्रकार महमूद अहमदीनेजाद के बयान, यानी ईरान की खुफिया सेवाओं में विदेशी घुसपैठ और उसकी गंभीरता पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो ईरान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। गाजा पट्टी पर हमास के खात्मे पर हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ था और लगातार इजराइल को धमकियां दी जा रही थी, धमकियां दे रहे थे। आप सोचो, इजराइल को धमकियां कौन देता है? हिजबुल्लाह, हूती, हमास ये देते हैं। जिसके बाद इजराइल ने पहले लेबनान में पेजर ब्लास्ट कराए, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट किए और फिर मिसाइल से भी अटैक किया। यानी जो उसको धमकी दे रहा है उसको ही नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। इन सब हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने फिर इजराइल को धमकी देते हुए इजराइल पर हमला किया, लेकिन उसका हमला इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने उसको हवा में ही धुआं बनाकर रख दिया और उसके बाद इजराइल ने जो हमले किए उसे नसरल्लाह झेल नहीं पाया। 23 सितंबर 2024 से इजराइल ने लेबनान में कई हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस बीच 27 सितंबर 2024 को इजरायली सेना ने बेरूत में एक हवाई हमले के जरिए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 960 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2770 से अधिक लोग भी घायल हो चुके हैं। हमले में कई हिजबुल्लाह नेताओं की जान भी जा चुकी है, लेकिन ये लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल में मिसाइलें दागी और इस हमले के लिए दक्षिण लेबनान के गांवों को मिलिट्री बेस बनाया था। मैं चाहूंगा आपको ये तस्वीरें बड़ी करके दिखाएं ताकि आप देख सकें किस तरीके के ये हमले हो रहे हैं। बड़ी तस्वीरें, ग्राफिक्स फुल करके आपको दिखाएंगे और आप ताकि देख पाएं कि किस तरीके के हमले। ये देखिए रॉकेट के हमले कैसे हो रहे हैं। इस हमले पर आईडीएफ का बयान सामने आया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने वाला था, लेकिन अब इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में अल दाऊदिया इलाके में लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोगों की मौत। इस तरीके से इजराइल निशाना बनाता है। इजराइल ने लेबनानी मीडिया पर भी हमले किए हैं। इजराइल की सेना आखिरकार दक्षिणी लेबनान में घुस गई है।
और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। फिलिस्तीनी शिविर के अधिकारी ने एएफपी को बताया कि इजरायली हमले ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान शहर सिडोन में एक शीर्ष फिलिस्तीनी आतंकवादी को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है और ये तस्वीरें उस बात को साफ तौर पर बयान उसका करती हैं कि भाई देखिए कैसे इजराइल ने बैंड बजाकर रखी हुई है हिजबुल्लाह की। नसरल्लाह को तो मार ही गिराया, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए कैसे नॉन स्टॉप हमले वहां पर किए जा रहे हैं। चलिए, ये खबर हमने आपको दिखाई। अब पोल के माध्यम से आपको वो प्रश्न भी बता दें कि भाई इजराइल के नॉन स्टॉप हमलों में होगा सबका सफाया क्या। 97% लोगों ने कहा हां सब मारे जाएंगे, जितने भी आतंकी हैं। 3% नहीं मानते, उनको भी मना लिया जाएगा, लेकिन बहुमत यह मानता है कि भाई इजराइल के नॉन स्टॉप हमलों में सबका होगा सफाया। ठीक है, तो ये पोल के माध्यम से आपको बताया। अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के चर्चित दुष्कर्म मामले में पीड़िता के भ्रूण का डीएनए समाजवादी पार्टी के नेता मोहित अहमद के देखिए नौकर और मामले में आरोपी राजू खान के सैंपल से मैच कर गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। मामले की जांच अयोध्या राम जन्मभूमि थाने के इंचार्ज देवेंद्र पांडे कर रहे हैं। इस बीच दोनों आरोपियों को कोर्ट से 25 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। अयोध्या में नाबालिग से रेप मामले में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। केस के आईओ यानी देवेंद्र पांडे 25 अक्टूबर तक मामले की जांच करेंगे। पीड़िता से राजू खान की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है, जो कि एक बड़ा मामला है। एक की मैच हो जाए अगर, तो ये बात काफी है कि भाई इसमें शामिल जो लोग हैं उनको यहां पर पकड़ा जा सकता है। एक का मैच होना इंपॉर्टेंट है, एक का मैच होना जरूरी है। एक की मैच होने के बाद दोनों की रिपोर्ट मैच भी मानी जाती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 जुलाई को अयोध्या के पुरा कलंदर क्षेत्र से बेकरी मालिक अहमद को राजू के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों पर 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। एक मासूम लड़की, छोटी बच्ची गर्भवती हो गई और उसका गर्भपात कराना पड़ा क्योंकि बहुत छोटी बच्ची वो थी। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने देखिए मोहित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट मांगी थी। वकीलों ने बताया कि रिकॉर्ड करने पर ये देखिए बात जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई भी बता दी कि 3 अक्टूबर को अब आगे तय किया जाएगा। सारे सबूत रख दिए गए हैं। आरोपी राजू खान के डीएनए सैंपल को मैच कर लिया गया है और गैंगस्टर एक्ट अब लग चुका है इनके ऊपर। और एक बाइट भी आपको सुनाते हैं, एक प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, जरा ध्यान से सुनिएगा। डीएनए की रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, जिसका नहीं मैच हुआ उसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर जो मामला है वो दर्ज है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जबरन हो, लालच देकर किया जाए या किसी भी तरीके से। बीते कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद के सेवानगर में हिंदू परिवार का ईसाइयों ने धर्मांतरण कराया था। जानकारी मिलने पर बजरंग दल और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। खासतौर पर सुदर्शन न्यूज अड़ा रहा, मौके पर गया और उसने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद उस स्कूल के इग्राहम स्कूल के पीटीआई समेत अन्य ईसाइयों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन हिंदू संगठन का कहना है कि गाजियाबाद के इग्राहम स्कूल की जांच करी जाए,
इसी को लेकर बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में आज जिला अधिकारी ऑफिस वहां पर पहुंचा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। चलिए हमारे संवाददाता सृजन शुक्ला ने बजरंग दल के लोगों से क्या खास बातचीत की है वो आप देखिए, एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुओं के साथ लगातार धर्मप्रदर्शन का खेल खेला जा रहा है। कभी ईसाई कर रहे हैं, कभी जिहादी कर रहे हैं। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? कभी हिंदुओं की बहन बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही, कभी उनको 50 टुकड़ों में काटा जा रहा है। क्या जो इस तरह लगातार धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, आखिर ये कब तक चलेगा? लगातार ईसाई को देख रहे हैं, एक ईसाई जो है हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसके समर्थन में 5 मिनट के अंदर 15 वकीलों, सैकड़ों ईसाई हिंदुस्तान में आकर के उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये ईसाई मशीनरी का एक पोपगंडा है और इस पोपगंडे को हिंदू समाज ने ना, इन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ राज किया, उसके बावजूद भी इन्हें भागना पड़ा या भारत माता की धरती में उन्हें भेजने का काम यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया। आज अगर ये नहीं अपने इस प्रोपगंडे से बाज आए तो बजरंग दल का कार्यकर्ता आज फिर उसी क्रांतिकारी भूमिका में खड़ा हुआ है। अगर नहीं अपने आप को रोक पाएंगे तो बजरंगी इन्हें धरती में दफनाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ये एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कार्य हो रहा है। ये कई जगहों पर इन्होंने अटैक किया, हमारे भारत की राजनीति पर भी किया, इन्होंने हमारी संस्कृति पर भी किया, शिक्षा पर भी किया। मैकाले पद्धति अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, हम लोग भी अपने विद्यालय चलाते हैं। इन्होंने सबको भ्रष्ट करने के लिए ये ईसाईकरण का जो कार्य किया है और जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उसके तार सबके स्कूलों से जुड़े हुए हैं। यानी स्कूलों के अंदर उसी प्रकार के टीचर अपॉइंट करे जा रहे हैं जो फादर बनकर घर घर जाकर लालच देकर, दवाई देकर, पैसे देकर, किसी भी झाड़ फूक करके ये अपना धर्म परिवर्तन करा सके। ये अब लगातार 15-20 दिन में तो इतनी बाढ़ आई है गाजियाबाद के अंदर और हर जगह पकड़े गए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपनी कमर कस ली है, ये अब ऐसा कार्य नहीं होने देंगे। स्तर पर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें पहला फुसला कर किसी न किसी तरह से जिहादी लब जिहाद में फंसा रहे हैं। तो ईसाई मशीनरी ये आपको जुमला देकर, छोटे छोटे जुमले देकर के धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जो वो लालच प्रलोभन दे रहे हैं उनको ठुकराना पड़ेगा। जब तक उनको जवाब नहीं देंगे जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ईसाई इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभी से आपके चैनल के माध्यम से मेरा आह्वान है, हिंदू एक हो जाइए, सभी सनातनी एक हो जाइए। तो जिला क्या चलाए? जो लगातार ज्ञान का मंदिर होता है विद्यालय, और उस विद्यालय की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। 10 मिनट जो विद्यालय में जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए। और जो भी प्रक्रिया ये कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में से ये चरस है, जो चर्च है इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक इनको हटाएंगे नहीं, जब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे, चुपचाप ये करते हैं प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हिंदू सड़क पर है और आगे भी सड़कों पर धरना करता रहेगा। दल का कहना है कि बजरंग दल अब सड़कों पर उतर चुका है, अब वो रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, इनका कहना है कि बजरंग दल रुकने वाला नहीं है। वो यहाँ पर सूचना देने आए थे, सूचना दे चुके हैं और इन्हें जो कार्रवाई करनी होगी कि प्रशासन नहीं करेगी तो बजरंग दल इतना सक्षम है कि कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी चंदन के साथ सृजन शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। तो देखा आपने, सुदर्शन जो करता है, जो मुहिम उठाता है, उसका असर होता है। और उसका असर ऐसा होता है कि भाई जेल जाना पड़ा अपराधियों को, जो भी हिंदुओं का धर्मांतरण कराएगा, मजबूर हिंदुओं का धर्मांतरण कराएगा, उनको मूर्ख बनाएगा, चाहे लालच का कोई भी कारण हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी का भी धर्मांतरण ना हो। सनातन में वापस लाने का प्रयास करिए। आप सभी से भी अनुरोध है, सनातन से लोगों को जाने मत दीजिए। अब एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करने के लिए मुझे कहा जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। एक अफवाह फैलाई जा रही है, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के निधन की अफवाह फैलाई जा रही है। इसका भांडाफोड़ हमने किया है और ये आपको बताएं, महंत आदित्य गोपाल दास जी के निधन की खबर झूठी है। ये झूठी खबर जो है वो चलाई जा रही है।
न्यास के अध्यक्ष महंत आदित्य गोपाल दास जी की मृत्यु की अफवाह फैलाई जा रही है और उसका खंडन अब हो चुका है कि भाई ये गलत खबर है। आप सोचिए, अनुयायी जो हैं उनको ठेस पहुंचाने वाली ये खबर, झूठी खबर चल रही है, इसलिए आप इस छलावे में मत पड़िएगा। महंत ठीक हैं, सकुशल हैं, ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है और इससे आपको बचना है। गोपाल दास जी, महंत गोपाल दास जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो, और ये अफवाह है, केवल कल्पना है। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के निधन की अफवाह झूठी है। महंत आदित्य गोपाल दास जी के निधन की खबर झूठी है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं। गोपाल दास जी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने सच बता दिया है, सच सामने आया है। महंत नृत्य गोपाल दास जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। इस अफवाह में मत पड़िए, इस अफवाह में मत उलझिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महंत आदित्य गोपाल दास जी के निधन की खबर जो चल रही है झूठी है, इसका भंडाफोड़म कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के निधन की अफवाह, बार बार आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। ये निधन की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये खबर झूठी है। उनके मीडिया प्रभारी के द्वारा ये बात सामने आ गई, यानी शरद शर्मा ने बताया है सच। ये अफवाहों में मत पड़िए, ये झूठी है और महंत नृत्य गोपाल दास जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ हैं बिल्कुल और चंगे हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। अब ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि भाई यूएस और रशिया के बीच में क्या चल रहा है। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला वीडियो सामने, ये देखिए, ध्यान से देखिए जरा इस वीडियो को। ये अमेरिका का प्लेन है, अमेरिका का वायुसेना का F-16 विमान है और उसके सामने से रशियन जेट आता है। रशियन जेट उनके बिल्कुल पास से आता है और ऐसे डरा कर चला जाता है अमेरिकियों को, उनके जहाज को। और ये अब वीडियो सामने आई है, ये 30 सितंबर की वीडियो है, लेकिन ये बड़ी खबर है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये इस इलाके में जहां पर किया गया है, ये दबदबे की लड़ाई है कि ये मेरा क्षेत्र है या तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसकी एक बड़ी चौंका देने वाली ये क्लिप है, जहां पर अमेरिकी विमान के बगल से मात्र कुछ फीट की दूरी पर उड़ता हुआ ये जहाज ऐसा लग रहा था कि मान लो कि टकरा ही देगा। अमेरिका की वायु रक्षा कमान नोराड के निर्देश पर था, तो उस जहाज पर यह बिल्कुल पास से निकल गया। ये नजदीकी मुठभेड़ रूस के द्वारा अलास्का एयर डिफेंस अब वहां पर जोन पे हुई थी, ADIZ में, और घुसपैठों की एक श्रृंखला के बाद हुई है। हाल ही के हफ्तों में 8 रूसी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाजों, जिसमें 2 पनडुब्बियां भी शामिल थी, ने अलास्का के निकट उड़ान भरी है। इस सब के बीच चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस घटना को खतरनाक और गैर पेशेवर बताया है। उनका कहना है कि ऐसे नाजुक पल वायु सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और ये दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा सकता है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये और पुरानी बताई जा रही है, लेकिन 30 सितंबर को यानी इसको रिलीज किया गया था अमेरिका की तरफ से, उनकी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। वीडियो में देखिए, रूसी जेट कैमरे के पीछे से आकर अमेरिकी विमान के बगल से मात्र कुछ फीट उड़ता है और ये घटना तब हुई जब अमेरिकी पायलट उत्तरी अमेरिका की वायु रक्षा कमान नोराड के निर्देश पर था, वो अपनी ड्यूटी पर था। चलिए, इस तस्वीर के साथ आपको मैं छोड़ रहा हूं। वक्त मुझे इतनी ही इजाजत देता है आपके साथ बात करने की। समय और होता तो और मुद्दे भी हम उठाते आपके लिए जनमत में। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।